हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। 11वीं कक्षा में पहुंचने पर आपको शुभकामनाएं। इस संकट में कोरोना काल में आपकी जो स्टडी है वो इसी चैनल के माध्यम से जारी रखी जाएगी। अर्थशास्त्र के बारे में मैं आपको बताऊं, यह एक रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। रोजगार के बहुत से अवसर इसमें आपको सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में मिलेंगे। इसमें आगे पढ़ाई के भी बहुत से अवसर आपको मिलेंगे। तो आपको मैं आपकी भाषा में इसको सरल करके समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है ये प्रयास आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर भी आपके अगर कोई सुझाव या शिकायतें हैं तो वो अपेक्षित हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज के लेक्चर में स्वागत है। आज हम अपना सांख्यिकी का 3rd अध्याय स्टार्ट करेंगे। 3rd अध्याय का जो हमारा हेडिंग है, जनगणना और प्रतिदर्श विधियाँ, आंकड़ों की संकलन की जनगणना और प्रतिदर्श विधियाँ। जो 2nd चैप्टर था उसमें हमने किया था कि आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े होते हैं और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो पहली बार अपने उद्देश्य के लिए इकट्ठे किए जाते हैं, और द्वितीयक आंकड़े वे होते हैं जो पहले ही किसी और ने इकट्ठे कर चुके हैं, किए जा चुके हैं, और हम उससे जाके बड़ी आसानी से उन आंकड़ों को ले लेते हैं। जैसे कि भारत सरकार हर 10 साल में सेंसस करती है, पूरे देश की जनसंख्या का एक एक व्यक्ति का वो आंकड़े इकट्ठे करती है। तो हम सेंसस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की उस पर साइट पे जाएं और वहाँ से जो हमारे राज्य से संबंधित, हमारे गांव से संबंधित, हमारे ज़िले से संबंधित जो आंकड़े हम लेना चाहते हैं वो हम आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। तो अब उसमें हमारा कुछ भी खर्च नहीं हुआ, कोई भी समय नहीं लगा। लेकिन जब वो आंकड़े इकट्ठे किए गए थे तो उसमें बहुत समय लगा था। तो पिछले चैप्टर में हमने किया था कि प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें था प्राथमिक प्रत्यक्ष अनुसंधान, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, ठीक है, स्थानीय संवाददाताओं द्वारा और प्रश्नावली और अनुसूचियों द्वारा। अब इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं कि जिन लोगों के बारे में हम आंकड़े इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों की पहचान कैसे करें। अगर तो हम सभी लोगों को ले लें, मान लो जैसे आपका उदाहरण ले लेते हैं, कक्षा 12 कि हम सभी बच्चों का अगर आंकड़े इकट्ठे करें कि वो कौन से जाति से हैं, गांव, ठीक है, धर्म, उनकी आय कितनी है, इस प्रकार की जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। और भी इकट्ठा की जा सकती है, उनकी लंबाई कितनी है, वेट कितना है, वजन कितना है, परसेंटेज कितनी थी उनकी 10वीं में, ठीक है ना, या 11वीं में। तो इस प्रकार बहुत से आंकड़े हैं जो आपके बारे में इकट्ठे किए जा सकते हैं। अब 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप सभी बच्चों के बारे में आंकड़े इकट्ठे कर लिए जाएं, जिसको हम कहते हैं जनगणना, ठीक है। अब हम आपके बारे में पहली बार आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, यानी कि प्राथमिक आंकड़े हैं ये, ठीक है। ये जो प्राथमिक आंकड़े हैं हम इसको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान से करना चाहते हैं। पहली विधि थी ना हमारी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की, हमारी पहली विधि कौन सी थी, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। के हमें जिसके बारे में आंकड़े इकट्ठे करने हैं हम डायरेक्ट उसी से पूछकर अपने आंकड़े इकट्ठे करेंगे। इस विधि से करना चाहते हैं हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान से। आप लोगों से हम सीधा संवाद करके सीधे आपसे पूछकर आंकड़े भरना चाहते हैं। लेकिन अब अगर तो मैं सभी बच्चों के आंकड़े इकट्ठे करूं तो उसको हम कहेंगे जनगणना। अब सभी के अगर मैं, क्योंकि उसमें समय लगेगा, सीधी सी बात है, मैं सभी बच्चों से मिलूंगा, सभी के बारे में पूछूंगा, समय लगेगा, ठीक है ना, मेहनत लगेगी, फिर उनको बाद में कंपाइल भी करना है आंकड़ों को, तो ये बड़ा कम्बरसम सा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन मैं दूसरा तरीका भी अपना सकता हूं कि आप लोगों में से मैं कुछ बच्चों को छांट लूं, ठीक है ना। तो मान लो मेरे पास 12वीं कक्षा में 100 बच्चे थे। अब 100 बच्चों के आंकड़े इकट्ठे करने में समय लगता, मैं क्या करता हूं, मैं कर लेता हूं इनमें से 25 बच्चे छांट लेता हूं।
अब जो 25 बच्चे मैंने छांटे, ये क्या है, मेरा सैंपल है। ये 100 बच्चों का प्रतिनिधित्व करने वाला सैंपल है। ठीक है, तो इस सैंपल के अब मैं सिर्फ 25 बच्चों के आंकड़े इकट्ठे कर लूँगा तो मेरा समय बच गया, परिश्रम बच गया, इन आंकड़ों को संभालना, इनको मतलब कि प्रोसेस करना, ठीक है, इनसे निष्कर्ष निकालना आसान रहेगा। तो मैं 25 बच्चों से 100 बच्चों का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये है हमारी प्रतिदर्श विधि। ज़्यादातर जो प्रयोग की जाती है वो कौन सी की जाती है, प्रतिदर्श विधि की जाती है, क्योंकि इसमें समय कम लगता है। जनगणना विधि बहुत कम क्षेत्र के लिए की जा सकती है या गवर्नमेंट कर सकती है, जैसे 10 साल में करती है वो भी एक बार। ठीक है, हर बार तो वो भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर प्रतिदर्श विधि काम आती है, और कई जगह ऐसी है जहाँ पर जनगणना विधि का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण है, मान लो आपके खून की जांच करनी है, खून की आपकी जांच करनी है। अगर जनगणना विधि के हिसाब से हम चलें तो आपका सारा खून निकालना पड़ेगा, फिर तो ख़त्म ही हो जाओगे। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, उसमें से हम सैंपल लेते हैं। तो सैंपल से हम ये देख लेंगे कि आपका सारा खून कैसा है, क्या बीमारी है। दूसरा, जैसे दूध का, अब कई बार कहते हैं ना जी सैंपल भर लेंगे, उस दूधिए का तो दूध खराब मिला, क्योंकि जो अधिकारी सैंपल भर के लेके गए थे वो सैंपल गलत निकला, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट निकली। अब अगर सैंपल ना करते तो उन अधिकारियों को सारा दूध पीना पड़ता, वो पीते रहते, जब सारा दूध ख़त्म हो जाता वो कहते हाँ भाई दूध तो ठीक नहीं था या दूध ठीक था। मान लो उसने कह दिया दूध ठीक था, वो सारा दूध तो पी गया, अब ठीक होने का क्या मतलब हुआ, उसका तो बेचारे का दूध ही है, तो सारा दूध गया, है ना। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, थोड़ा सा दूध लिया, उसमें से ही वो पता कर लेते हैं कि इसमें कोई मिलावट थी या नहीं थी। तो ज़्यादातर जगह जो सी वो होती है विधि यूज होती है, वो कौन सी होती है, प्रतिदर्श विधि यूज होती है। अब इनके क्या क्या लाभ, क्या क्या हानियाँ या क्या क्या गुण, वो अभी हम प्रश्न के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे फ़ोटोज़ देखो आप, हर जगह इस प्रकार के सर्वे होते रहते हैं। देखो यस, नो, कांट से, अखबारों में छपते रहते हैं, अलग अलग स्टडीज़ छपती रहती हैं। ठीक है, लोगों के पास आंकड़े इकट्ठे होते रहते हैं। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए, ये आपसे यहाँ पर कोई, देखिए ये एक व्यक्ति खड़ा है, ये जो आंकड़े इकट्ठे करने वाली है वो गणक जिसको हम कहते हैं, वो आया हुआ है, आपसे पूछ कर वो आंकड़े को इकट्ठा कर रहा है। आपकी जो प्रतिक्रिया है उसको अपनी कॉपी में लिख रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं जनगणना विभाग से हूँ, क्या आपके कीमती समय से 15 मिनट ले सकता हूँ। तो यहाँ पर घर घर जाकर वो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन जो तस्वीरें हैं इनसे हम समझ सकते हैं कि आंकड़े तो हर जगह इकट्ठे किए जा रहे हैं, हर व्यक्ति से इकट्ठे किए जा रहे हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है, गांव में भी लड़के लड़कियां आते हैं जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो आंकड़े इकट्ठे करके लेके जाते हैं। तो वही हमें करना है कि कौन कौन सी विधि हैं। तो ज़्यादातर जो विधि प्रयोग की जाती है वो प्रतिदर्श विधि की जाती है कि थोड़े से लोगों को चुन लिया जाता है। जैसे किसी एक गाँव के लोगों को चुन लिया, एक गाँव में कुछ घरों को चुन लिया। तो हमारा पहला जो प्रश्न है ये है आंकड़ों के संकलन की विधियां, सांख्यिकी अनुसंधान। तो कौन कौन सी हैं, 2 हैं, जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि। आप ऐसे दिखा सकते हैं, बढ़िया तरीका होता है ये अगर प्रश्न आ जाए तो। सांख्यिकी अनुसंधान की विधियां, सांख्यिकी अनुसंधान की विधियां, और ऐसे आप फ्लो चार्ट के द्वारा जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि। अब प्रश्न हमारा पहला है, आंकड़े एकत्रित करने की संगणना विधि या जनगणना विधि क्या है, इसके गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। तो ये क्या है, इस विधि में अनुसंधान से संबंधित सभी इकाइयों का व्यापक एवं व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। सभी का, कोई भी नहीं छोड़ी जाती, कोई भी इकाई नहीं छोड़ी जाती। दूसरे शब्दों में इस विधि के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई की जांच होती है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष, और ये लगभग हर देश में, ठीक है, 10 वर्ष के बाद ही जनगणना की जाती है, क्योंकि बड़े स्तर पर होती है, इसमें बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत समय लगता है, तो इसको हर साल नहीं किया जा सकता। तो 10 वर्ष में ये की जाती है। जैसे अभी हमारी लेटेस्ट हुई थी 2011 में, और अब होगी हमारी 2021 में।
तो जनगणना विधि क्योंकि सभी इकाइयों की जांच की जाती है, तो कहाँ उपयुक्त है? जिनका क्षेत्र सीमित हो, ज़्यादा बड़ी जगह पे विस्तृत इकाइयों को ये नहीं, वहाँ पर इस विधि का प्रयोग उपयुक्त होता। दूसरा, जिनमें विभिन्न गुणों वाली इकाइयाँ हों, यानी कि जनसंख्या या जो भी इकाइयाँ हैं हमारे पास वो अलग अलग गुणों वाली हैं, तो उसमें से सैंपल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर जनगणना विधि उपयुक्त रहती है, जहाँ गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता हो और जिसमें शुद्धता तथा विश्वसनीयता की ज़्यादा आवश्यकता हो। अब हम 10 साल में एक बार कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध आंकड़े चाहिए ताकि हमें अपनी जनसंख्या के बारे में सब कुछ पता हो। अब गुण क्या क्या हैं इसके? पहला, विश्वसनीयता तथा शुद्धता, क्योंकि सभी इकाइयों के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो कोई भी इकाई नहीं छूट पाती, तो इसलिए इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। दूसरा, पक्षपात की कम संभावना। अब हमें जब मद का चुनाव ही नहीं करना, हमें इकाइयाँ छांटनी ही नहीं, सभी इकाइयों के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने हैं, तो उससे क्या होगा? पक्षपात की संभावना कम होगी। जब हमें छांटना पड़ जाए कि कौन सी इकाई लेनी है, कौन सी छोड़नी है, तो वहाँ पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, विस्तृत सूचना। प्रत्येक मद के बारे में अनेक बातों का पता चलता है, तो डिटेल में उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपनी जो इंग्लिश उनकी मीडियम की बुक है उसमें से इन जो ये पॉइंट्स हैं, इनकी इंग्लिश की जो ये लिखे हुए हैं एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, इससे अपना आइडिया लगाकर वो वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों को ज़रूरी नहीं है कि ये इंग्लिश वाला जो ये लिखा हुआ एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन ये लिखना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है, लिखना चाहे वो उनकी मर्जी है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से इन पॉइंट से आइडिया लगाकर अपनी किताब में से पढ़ सकते हैं। अगर कोई समस्या आए तो मेरे से फ़ोन करके या इस पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। चौथा, विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन। स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जब किसी सांख्यिकी समूह या जनसंख्या की मदें एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होती हैं, तो वहाँ प्रतिदर्श के बजाय इस विधि का जो प्रयोग है वो लाभदायक होता है। पाँचवां, मिश्रित अनुसंधान का अध्ययन। यह विधि वहाँ लाभदायक होती है जहाँ सांख्यिकी समूह की प्रत्येक मद का अध्ययन करना आवश्यक हो, जैसे जनगणना। तो मिश्रित अनुसंधान का मतलब क्या है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। डाइवर्स यानी कि बहुत भिन्न भिन्न इकाइयाँ हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पर जनगणना विधि सबसे उपयुक्त रहती है। अवगुण, टाइम ज़्यादा लगता है, खर्चीली है, समय परिश्रम ज़्यादा लगेगा, विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। समंक संग्रह करने की यह विधि असुविधाजनक है। अनेक परिस्थितियों में इस विधि का प्रयोग संभव नहीं है। मैंने आपको बताया था कि खून की जांच है, मान लो खून की जांच हम इससे नहीं कर सकते। दूध की जो जांच है, ठीक है ना, दूध की जांच वो भी हम इससे नहीं कर सकते, तो बहुत सी जगह यह अनुपयुक्त है। दूसरा, आंकड़े एकत्रित करने की निदर्शन या न्यायदर्श विधि क्या है? इसके गुण और दोषों की विवेचना करो। निदर्शन या प्रतिदर्श विधि क्या है? निदर्शन या न्यायदर्श विधि के अंतर्गत समग्र में से किसी आधार पर, अब हम किसी आधार पर चुन लेते हैं भाई कौन कौन सी इकाइयाँ, वो कौन कौन से आधार हैं, वो अगले उसमें आएगा हमारे क्वेश्चन में कि प्रतिदर्श चुनने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। इस प्रकार चुनी गई इकाइयाँ समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। चुनी हुई इकाइयाँ न्यायदर्श या सैंपल कहलाती हैं। इंग्लिश में लोग ज़्यादा समझते हैं इसको सैंपल, ठीक है ना। अगर हिंदी में उनको समझाएं न्यायदर्श तो वो कहेंगे जी हमें तो पता नहीं क्या है ये, या प्रतिदर्श, ठीक है। उपयुक्त कहाँ है? सूटेबिलिटी ऑफ सैंपल मेथड। क्षेत्र जहाँ विस्तृत हो, बड़े क्षेत्र का करना, बहुत सी इकाइयों का अगर हमें अध्ययन करना है तो वहाँ पर ये विधि ज़्यादा है। जहाँ उच्च शुद्धता की आवश्यकता ना हो, बहुत ज़्यादा शुद्धता की आवश्यकता ना हो, थोड़ा बहुत में काम चल जाए, अगर थोड़ी बहुत त्रुटियाँ रह भी जाएँ तो उसके त्रुटियों के रहते हुए भी अगर काम चल जाए तो वहाँ ये सबसे उपयुक्त है। जहाँ विभिन्न इकाइयों के अत्यधिक परीक्षण की आवश्यकता ना हो, बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, उसकी आवश्यकता हमें ना हो। चौथा, जब समग्र की सभी इकाइयाँ लगभग एक जैसी हों। अब जहाँ पर समग्र की जो इकाइयाँ हैं वो अलग अलग होंगी तो वहाँ पर बड़ी समस्या आ जाएगी। जैसे उदाहरण आपको मैं दूँ, मान लो हमारी जनसंख्या में बहुत सी जातियों के लोग हैं या बहुत सी भाषाओं के लोग हैं, भाषाओं का ले लेता हूँ मैं, भाषाओं के लोग हैं।
भारत में माना जाता है कि लगभग 1600 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं। अब 1600 भाषाओं के आधार मतलब कि लोगों की हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम अपना सैंपल बनाएं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस सैंपल में 1600 भाषाएं बोलने वाले सारे लोग आ जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले छांट लिए जाएं या तमिल बोलने वाले छांट लिए जाएं, और बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिनकी कोई भी प्रतिनिधि उस सैंपल में शामिल ना हो पाए। समझे ना बात। आपकी ही क्लास की बात ले लेते हैं, चलो 12वीं की। मान लें आपकी कक्षा में भी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि कुछ जनरल कैटेगरी है, कुछ एससी हैं, कुछ बीसी हैं, ठीक है ना। ये तो कैटेगरी है। ऐसे ही कास्ट भी अलग अलग है इन कैटेगरीज में भी, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी में बहुत सी कास्ट हैं, एससी में भी, बीसी में भी। अब अगर हम कास्ट या कैटेगरी के हिसाब से बच्चों को एक सैंपल बनाना चाहते हैं और हम छांट लें, हमने वैसे ही बिना किसी जानकारी के हमने जाके उसमें से 5 बच्चे उठा लिए कि भाई हम ये सैंपल बनाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है वो 5 बच्चे इन तीनों कैटेगरी में से हो, क्या अब तक 5 के 5 बच्चे जनरल कैटेगरी से छांट लिए जाएं। तो अब वो 5 के 5 बच्चे अगर जनरल कैटेगरी से छांट लिए तो क्या हम उस सैंपल को उनका प्रतिनिधि कह सकते हैं? उस क्लास का, आपकी क्लास का प्रतिनिधि कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें एससी और बीसी के तो बच्चे ही नहीं आए। तो जब उनके बच्चे ही नहीं आए तो उनके बारे में हम जानकारी क्या इकट्ठी करेंगे? हमारे पास तो जो जानकारी आएगी वो सारी किसकी आएगी? जनरल कैटेगरी की। ऐसे ही हम जाके 5 बच्चे छाट रहे, वो 5 के 5 एससी भी निकल सकते हैं, वो 5 के 5 बीसी भी निकल सकते हैं। ऐसे ही धर्म के आधार पर भी, क्या अब तो वो सारे के सारे बच्चे हिंदू निकल जाएं। तो जहाँ पर इकाइयाँ अलग अलग हैं, भिन्न हैं, वहाँ पर इस विधि का प्रयोग उचित नहीं होता। जहाँ एक जैसी हैं वहाँ उचित होता है। गुण: कम खर्चीली, बहुत कम मेहनत लगती है, धन भी कम लगता है। समय की बचत, जल्दी काम निबट जाता है, क्योंकि मान लो हमने थोड़े से उनको छांट लिया बच्चों को, तो बहुत जल्दी हमारे सूचनाएं इकट्ठी हो जाएंगी। गलती की पहचान कैसे? भाई हम दोबारा से मान लो अपना दोबारा सैंपल बना के देख लें, अगर वही सेम रिजल्ट आते हैं तो ठीक है। या हम जो सिरे की जो हमारी इकाइयां हैं, यानी कि बहुत ऊपर की तरफ और बहुत नीचे की तरफ, अगर हम उन दोनों को बदल के देख लें और फिर भी हमारे निष्कर्ष सेम आए तो फिर भी ठीक है। भाई 5 बच्चों का सैंपल हमने पहले बनाया, 5 का दोबारा बना के देख लेते हैं। अगर दोबारा बनाने पर भी हमारा जो निष्कर्ष है वो सेम आता है तो इसका मतलब हमारा जो पहला सैंपल था वो ठीक था। अगर सेम नहीं आता तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ रही है। चौथा, विशाल अन्वेषण। विशाल अन्वेषणों की स्थिति में प्रतिदर्श विधि अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि जनगणना विधि प्रयोग करने पर बहुत ज़्यादा धन खर्च करना पड़ता है। प्रशासनिक सुविधा: इस विधि में कम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए निपुण तथा योग्य प्रश्नकर्ता नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है। 6th पॉइंट इसका है अधिक वैज्ञानिक। तो प्रतिदर्श विधि अधिक वैज्ञानिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि मान लो अगर हमें ये जांच करनी है कि हमारा जो निष्कर्ष है वो ठीक है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा सैंपल भर लेंगे। मान लो जैसे एक दूधिए के अधिक किसी सरकारी अधिकारी ने सैंपल भर लिया और वो सैंपल सही नहीं मिला, उसने कहा भाई इसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। वो दूधिया कहता है नहीं जी, आपकी जो मशीन है वो ख़राब है, आप इसका दोबारा सैंपल लीजिए। तो क्या है, दोबारा सैंपल लेके उसकी जांच की जा सकती है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही मान लो कई बार क्या होता है कि एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है भाई ये टेस्ट करवा लो, टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट उसकी मान लो उसको कोई बीमारी होती है, वो दूसरे डॉक्टर पे जाता है, दूसरे डॉक्टर पे जाके जांच करवाता है अपने खून की सैंपल की, तो वो बीमारी नहीं होती, तो वो तीसरी जगह जाके भी उसको कंफर्म कर सकता है। तो उससे क्या होगा, वो निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। लेकिन जनगणना विधि में तो ये संभव ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे का एकदम से ही कर लिया जाएगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो ये क्या है, ज़्यादा वैज्ञानिक। अब गुण क्या है, अधिक शुद्धता का भाव रहता है, ये हमने देख ही लिया। दूसरा, इकाइयों में भिन्नता होने पर यह विधि उपयुक्त नहीं होती, तब जनगणना विधि ज़्यादा कामयाब होती है, क्योंकि जब वो भिन्न भिन्न होंगी तो कोई गारंटी नहीं है
कि जो हम सैंपल बनाएं उसमें सभी भिन्नताएं शामिल हो जाएं। क्या पता कोई एक ही टाइप की इकाइयाँ आ जाएं हमारे सैंपल में। तीसरा, यदि न्यायदर्श छोटा हो तो परिणाम भ्रामक होंगे। जो हमारा न्यायदर्श है, न्यायदर्श या प्रतिदर्श, वो क्या होना चाहिए, ना बहुत छोटा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा तब भी निष्कर्ष ठीक नहीं निकलेंगे, और बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तब उसका फ़ायदा ही कुछ नहीं, फिर तो जनगणना विधि का प्रयोग कर सकते हैं हम। चौथा, इस विधि में पक्षपात की संभावना रहती है, क्योंकि जो हमने सैंपल चुना है वो चुनने में ही हम गड़बड़ कर सकते हैं। अपनी मर्जी के हम इकाइयों को चुन सकते हैं। न्यायदर्श लेने के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो सैंपल बना लेगा, उसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, या थर्ड कर लीजिएगा। 3, विश्वसनीयता, समय और लागत के संदर्भ में जनगणना विधि तथा प्रतिदर्श विधि की तुलना, अथवा जनगणना विधि तथा प्रतिदर्श विधियों की तुलना कीजिए। पहला अर्थ, इस विधि में अनुसंधान से संबंधित सभी इकाइयों का व्यापक एवं व्यक्तिगत अनुसंधान किया जाता है। कोई भी इकाई नहीं छोड़ी जाती है, इस विधि का अर्थ है। निदर्शन, न्यायदर्श या प्रतिदर्श, ये तीनों इसके अर्थ हो सकते हैं। विधि के अंतर्गत समग्र यानी कि पूरी इकाइयों में से किसी आधार पर कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है। दूसरा पॉइंट, मदों की संख्या। अब मदों की संख्या इसमें क्या है, संपूर्ण मदें, और इसमें क्या है, कम मदें। भाई कुछ को तो चुनेंगे हम, सभी मदों को इसमें नहीं लिया जाता। तीसरा, समय कौन से में लगेगा। अब तक जो हमने सीखा है उसके आधार पर आप बता सकते हो। समय किस में ज़्यादा लगेगा, जनगणना विधि में। किस में कम लगेगा, प्रतिदर्श विधि में, क्योंकि इसमें सभी इकाइयाँ, इसमें कम इकाइयाँ हैं। चौथा, धन किस में ज़्यादा लगेगा, जनगणना में, क्योंकि ज़्यादा इकाइयों के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रश्नकर्ता नियुक्त करने पड़ेंगे, गणक नियुक्त करने पड़ेंगे। गणक कौन होता है, जो जाकर प्रश्न पूछकर सूचना एकत्रित करता है। अनुसंधानकर्ता कौन होता है, जो एक स्टडी करना चाहता है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करना चाहता है, वो आगे गणकों को लगाता है। वो अपने आप भी जा सकता है या आगे नियुक्त भी कर सकता है गणकों को। तो इसमें ज़्यादा लगेगा। लागत, समय, धन तथा श्रम की लागत इसमें जनगणना में ज़्यादा लगेगी, प्रतिदर्श में कम लगेगी। विश्वसनीयता, किसके ऊपर आप ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, जनगणना पे। इस पे थोड़ी विश्वसनीयता कम होती है, क्योंकि अगर हमारा सैंपल ठीक नहीं हुआ तो जो निष्कर्ष निकलेंगे वो गलत भी निकल सकते हैं। शुद्धता, इसमें ज़्यादा शुद्धता होती है, इसमें शुद्धता का थोड़ा अभाव होता है, क्योंकि सैंपल बनाने पर ही सारा दारोमदार रहता है। 8वां, इकाइयों का प्रकार। इसमें विजातीय इकाइयों के संबंध में जांच के लिए उपयुक्त है, यानी कि ज़्यादा जिसमें विशेषताएं हों, अलग अलग हों। जैसे मैंने आपको बताया भाई 1600 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, तो बहुत अलग विभिन्नताएं हैं, जातियां भारत में बहुत अलग हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जनगणना विधि प्रयोग में लानी ठीक रहेगी। यहाँ सजातीय, यानी कि जहाँ पर सभी इकाइयाँ एक जैसी हो। मान लो अगर किसी स्कूल में सारे के सारे BC कैटेगरी के लोग पढ़ते हो, BC कैटेगरी के बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं है सैंपल बनाने में। किसी भी 5 बच्चों को उठा लो, वो सारे के सारे BC के हैं, ऐसे SC के, ऐसे जनरल कैटेगरी के, तो एक ही कैटेगरी के बच्चे हैं, तो सैंपल बनाने में कोई समस्या ही नहीं। क्षेत्र, ये सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, इसको विस्तृत क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त ये मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे आज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर डाउनलोड कर लिख लेना और अपना याद कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।